पूर्व दस्यु सुंदरी फूलन देवी की बहन मुन्नी देवी उन्हीं के हत्यारे शेरसिंह राणा की पार्टी से चुनाव लड़ सकती है। राष्ट्रीय जनलोक पार्टी ने मुन्नी देवी को निषाद पार्टी के सांसद संजय निषाद के खिलाफ राजनीतिक हथियार बनाने की रणनीति तैयार की है। बुधवार को वृंदावन आए राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के स्टार प्रचारक शेरसिंह राणा ने इस बात के संकेत देते हुए बताया कि निषाद पार्टी ने हमेशा महरूम फूलन देवी के नाम का इस्तेमाल कर समाज के वोट बटोरे, लेकिन उनके परिवार व समाज के लिए कोई कार्य नहीं किया। हमारी पार्टी सर्वजन समाज हित के एजेंडे पर काम करते हुए हर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने का कार्य करेगी। पार्टी जल्द ही संगठनात्मक तैयारी कर अपना राजनीतिक मसौदा तैयार करेगी। उनके अनुसार प्रदेश में लगभग 80% विधानसभा क्षेत्रों में संगठनात्मक ढांचा तैयार हो चुका है। जल्द ही अन्य क्षेत्रों में भी कार्यकर्ता जोड़े जाएंगे। उन्होंने भविष्य की राजनीति में बदलाव के संकेत देते हुए कहा कि भाजपा को हराने के लिए कई छोटे दल गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं। हमारी भी कई बड़े दलों से वार्ता चल रही है, जिसके जल्द ही परिणाम सामने आएंगे। अगर गठबंधन पर सहमति नहीं बनी तो उनकी पार्टी 200 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। श्री राणा ने कहा कि भाजपा की कथनी व करनी में अंतर अब जनता की समझ में आने लगा है। राम जन्मभूमि के मुद्दे पर भाजपा व संघ भावनाओं से खेल रहे हैं। उनकी पार्टी इसके सख्त खिलाफ है। उनकी पार्टी ने 3 सूत्रीय मांग इस मसले पर रखी है, जिसमें जनभावनाओं की कद्र करते हुए मंदिर निर्माण की समय सीमा तय करने, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में श्री राम के वंशज एक क्षत्रिय को बतौर सदस्य शामिल करने व राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा जमीन की खरीद फरोख्त मामले में घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग शामिल है। मैं शेरसिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक। मैं 2 दिन के लिए यहाँ पर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का एक जागरूक अभियान हम लोगों ने चलाया और कल मथुरा ज़िले के अलग अलग जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें लोगों को जागरूक किया और आज सुबह जो है बांके बिहारी जी के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और एक मिशन को लेके 2022 जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर जो है एक दिन का विज़िट जो है इस पूरे क्षेत्र में राजनीतिक रूप से रहा और एक दिन का सामाजिक रूप से रहा। देखो कि 2022 का चुनाव है, भाजपा गठबंधन कर रही है और इसमें जो विपक्ष है वो कई कमजोर है। आप अपने आप को कैसे मानते हैं? देखिए, जो प्रदेश के इस समय हालात हैं और जिस तरीके से कोरोना के लॉकडाउन के बाद प्रदेश की स्थिति है और लोगों में नाराज़गी है, तो ऐसा देखने में लग रहा है कि भाजपा की जो सरकार है वो दोबारा आना मतलब मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है नामुमकिन है, क्योंकि लोग नाराज़ हैं। लोगों की जो समस्याएं हैं वो प्रदेश की सरकार दूर नहीं कर पाई और लोगों में एक बहुत बुरी छवि बनी, विशेषकर जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है पश्चिम बंगाल चुनाव में व्यस्त रहे और लोग यहाँ मरते रहे, परेशान रहे, तो लोगों को ये आभास हुआ है कि अब कोई नए राजनीतिक दल जिसका कोई एक इस तरह का इतिहास ना रहा हो कि कोई गुंडागर्दी करी हो या किसी तरह के गलत काम किए हों, तो एक नए राजनीतिक दल को मौका मिले, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस इस बात को लेकर मिल रहा है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को कि नए लोग हैं, नई पार्टी है और एक नए मिशन के साथ लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं। देखिए, हमने उत्तर प्रदेश को 5 हिस्सों में बांटा है और 5 हिस्सों में हम 403 विधानसभाओं पे अपने जो संगठन का ढांचा है वो अभी बनाने में लगे हुए हैं। लगभग बन भी चुका है 80% से 90% तक और अब फिरोज़ाबाद ज़िले में 17 जुलाई को राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हमने अपने मंच पर जो है अतिथि के रूप में शिवपाल यादव जी को भी उसमें मंच शेयर करने के लिए बुलाया है। देखिए, गठबंधन की जो संभावनाएं हैं, वैसे तो हर राजनीतिक दल से हमारी जो है बातचीत हुई है, दूसरे लोगों ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। ये जो शिवपाल जी वाला जो 17 जुलाई का जो मैंने कार्यक्रम आपको बताया, इसके पीछे अभी गठबंधन तो हम नहीं बोल सकते, किंतु एक समान विचार को लेकर, क्योंकि वो भी एक नया राजनीतिक दल है, तो एक समान विचारधारा को लेकर अगर सहमति बनेगी तो हो सकता है कि गठबंधन का स्वरूप भी वो ले ले। किंतु अभी तो जिस तरह से कोरोना में लोग परेशान हुए हैं,
एक ये जो कार्यक्रम है लोगों को जागरूक करने के लिए है कोरोना को लेकर। राम मंदिर को लेकर के आपने कहा कि जल्द से जल्द बने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी होगी। क्या आपको लगता है कि आपको राम मंदिर में कहीं ना कहीं कुछ देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने 21 तारीख को जो पार्टी की अध्यक्ष हैं श्रीमती सत्यवती देवी, उनके निर्देश के अनुसार भाजपा के केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया। करीब 1 घंटे तक घेराव किया गया 3 मुद्दों को लेकर कि प्रभु श्री राम का मंदिर जल्द से जल्द बने। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी गठित हो जो समय सीमा तय करे कि इतने समय में हम बना देंगे, क्योंकि ऐसा देखने में और महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसको जान के हर चुनाव में सिर्फ वोट लेने का एक माध्यम बना रही है। हो सकता है कि 2-3 साल के बाद ये काम कर करके कहें कि भाई पैसे ख़त्म हो गए, दोबारा से इकट्ठे करो। तो इसलिए जो है समय सीमा तय होनी चाहिए। वैसे भी जब भी कोई इस पूरे दुनिया में किसी इमारत का निर्माण किया जाता है, कोई ठेकेदार को जब हम ठेका देते हैं तो वो समय सीमा दी जाती है, तभी उसके पैसे भी तय होते हैं, क्योंकि समय सीमा बढ़ेगी तो पैसे भी, रेट भी बढ़ जाएंगे चीज़ों के। तो समय सीमा तय हो। दूसरा मुद्दा है कि एक क्षत्रिय को भी इस ट्रस्ट में सदस्य के रूप में लिया जाए। और तीसरा मुद्दा है कि जिस तरह से लगातार जन्मभूमि के जो ट्रस्ट है उसके ऊपर ज़मीन घोटाले का आरोप लग रहे हैं, तो उसकी जो है सीबीआई से जांच करा ली जाए। अगर कोई दोषी नहीं है तो बहुत अच्छा है, अगर दोषी है तो उसको सख्त से सख्त सजा हो, क्योंकि लोगों ने जिसकी हैसियत 100 रुपये की थी उसने 1000 रुपये इसमें दिए हैं, एक मन की अच्छी भावना के साथ प्रभु श्री राम मंदिर के लिए दिए हैं, तो ऐसे पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो। चल रहा है रनिंग में, उसको लेकर जो उत्तर प्रदेश में जो माहौल है भाजपा के खिलाफ, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, किसान आंदोलन के साथ हम शुरू से ही हैं और हमने शुरू से ही कहा कि जो हमारे किसान भाई हैं उनकी मांग जो है, मैं ये कहूँगा कि हमने पहले भी ये बात रखी कि सिर्फ ये समस्या किसानों की नहीं है, ये देश के जो 130-135 करोड़ की जो हमारे देश की संख्या है उन सब की ये प्रॉब्लम है। क्योंकि इस कानून में जो स्टोरेज करने की जो छूट दी हुई है, जिसके कारण ब्लैक होने का खतरा है, ब्लैक मार्केटिंग का खतरा है, तो ये छूट जो है वो ख़त्म होनी चाहिए और एमएसपी जो है वो तय होनी चाहिए। और एमएसपी के साथ साथ एमआरपी भी तय होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ 10 रुपये में ख़रीदी गई है तो 20 रुपये से ज़्यादा ना बिके, एमआरपी भी तय हो। एमआरपी तय हो जाए, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी एमआरपी तय नहीं होती, सिर्फ जो किसानों द्वारा उत्पादित चीज़ें हैं उसकी एमआरपी तय नहीं है। अगर एमआरपी तय हो जाएगी तो लोगों के ऊपर कभी भी ब्लैक मार्केटिंग का बोझ नहीं पड़ेगा। फिर चाहे किसान से कोई चीज़, आदमी अगर एमएसपी 10 रुपये है तो 10 रुपये में ख़रीदेगा, सरकार कहेगी 10 रुपये में ली है, 20 रुपये में बेच दे। उस 10 रुपये के मार्जिन में जो प्रॉफिट है उसमें चाहे अडानी जी आ जाएं, अंबानी जी आ जाएं, रेडी पटरी वाला भी आ जाए, आड़ती भी आ जाए, कोई मर्जी आ जाए। लेकिन अगर हमने एमआरपी नहीं रखी तो हो सकता है कि कोई स्टोरेज करके 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये के में बेचने लगे, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? जिला पंचायत चुनावों में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया सत्तावन के दुरुपयोग का। तो देखिए, इसके में तो मतलब मैं ये कहूँगा कि सभी राजनीतिक दल इसके लिए दोषी हैं। जब जो सत्ता में रहा है उसने उस सत्ता का दुरुपयोग किया है। जब समाजवादी थी, जब बसपा थी, उन्होंने भी ऐसा ही किया। लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों को ऐसी आशा नहीं थी कि वो भी इस तरह की गुंडागर्दी या बदमाशी करेगी, लेकिन उन्होंने भी उसी रास्ते पर चले। और दुख है इस बात का कि लोकतंत्र के अंदर आप राजनीतिक सत्ता का जो दुरुपयोग करेंगे बाहुबल से या पैसे से, तो इसीलिए लोगों के बीच में हम बात को रख रहे हैं कि भाई आपने सबको देख लिया, आजमा लिया, लोगों के जो मन के इच्छाएं थी वो किसी ने पूरी नहीं करी, तो आप हमें मौका दें और जो हमारा चुनाव निशान चारपाई है उस पर बैठें। सभी जाति, सभी धर्मों के मान सम्मान की रक्षा करेंगे, उनके जो अधिकार हैं उनको देंगे
और किसी को भी हम अपने अधिकारों को नहीं छीनने देंगे। जातिवाद राजनीति हावी है। चंद्रशेखर आते हैं, दलितों की बात करते हैं, काफ़ी होती है, देश भी आते हैं, समाज की बात काफ़ी नाम समाज को विघटन से कैसे बचाएंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग प्योर जातिवादी पार्टी बना के बैठे हैं और जो लोग ये दावा करते हैं कि हम दलितों का राजनीतिक दल हैं या पिछड़ों का राजनीतिक दल हैं, किंतु जब वो सत्ता में आते हैं, जो बोलते हैं कि हम पिछड़ों का राजनीतिक दल हैं, तो उन्होंने जब सत्ता में आए तो उन्होंने पिछड़े समाज में सिर्फ जो अपने अहीर जाति के भाई हैं, सिर्फ उन्हीं को ही सारी नौकरियां और जो योजनाएं हैं उसका लाभ दिया। ऐसे ही जो दलितों की राजनीति करने वाली बसपा है, सत्ता में आने के बाद जो है उन्होंने सिर्फ जाटव समाज को दिया, जो बेचारे वाल्मीकि, खटीक, धोबी थे, उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन जब हम लोग सत्ता में आएंगे, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता में आएगी, जो खुलेआम बोलती है कि हम स्वर्णों की पार्टी है, तो हम सत्ता में आने के बाद, क्योंकि हम किसी राजपूत ब्राह्मण को किसी दलित या पिछड़े के कोटे की नौकरी या योजना दे ही नहीं सकते हैं, तो उसका जो सही तरह से बंटवारा है वो हमारी पार्टी ही करेगी। अगर मान लीजिए कोई 5 नौकरियां पिछड़ी जाति के लिए रिजर्व होंगी, तो हम एक जो है अपने लोधी राजपूत भाई को देंगे, एक प्रजापति को देंगे, एक कश्यप को देंगे, एक गुजर भाई को देंगे, एक यादव भाई को देंगे। तो सही बंटवारा वह व्यक्ति करेगा जो उनके हिस्से में से छेड़छाड़ अपने पक्ष में नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर दलित भाई और पिछड़े समाज के जो भाई हैं हमारे, वो चाहते हैं कि समान अधिकार देश में और प्रदेश में आए, तो वो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को मौका दे, क्योंकि हम उनके अधिकारों को नहीं छीन सकते, उसमें कोई गड़बड़ नहीं कर सकते, और हम इस नियत के आदमी नहीं है। नियत इसकी पार्टी की साफ नियत है कि सब में समान अधिकार करके बांटा जाए। एक राष्ट्रवाद सबसे बड़ा आरोप था फूलन देवी का हत्या, उनकी बहन के साथ आप कई बार मंच आए, क्या परिवार और माफ करता है? देखिए, जो मुन्नी देवी जी हैं वो हमारी पार्टी की संस्थापक सदस्य हैं और हमारे राजनीतिक दल की जो है एक अहम जो है पदाधिकारी हैं, और हो सकता है कि वो हमारी पार्टी से जो है चुनाव भी लड़ें। तो इसका फैसला तो देखिए जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वही करेंगे, क्योंकि मेरा पार्टी के अंदर जो हैसियत है वो एक प्रचारक के रूप में है, मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी में। तो इसका फैसला तो जो पार्टी के मुख्य पदाधिकारी और जो अध्यक्ष हैं वही कर सकते हैं, किंतु ये मेरी जानकारी में है कि वो पार्टी के एक अहम सदस्य और पदाधिकारी हैं। कहाँ से अगर लड़ती है तो कहाँ से लड़ा देंगे? देखिए, मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे को अभी सुनने में आया कि जो संजय निषाद हैं, शायद पार्टी जो है उनके खिलाफ मुन्नी देवी को चुनाव लड़ा सकती हैं, क्योंकि ये जो निषादों के नाम पे जो पार्टियां बनी हैं, फूलन देवी का नाम लेकर जो वोट लेती हैं, तो ना तो उन्होंने उनके परिवार के लिए कुछ किया, ना तो समाज के लिए किया। तो ऐसा मेरे को सुनने में आ रहा है कि संजय निषाद जो हैं या जो उनके परिवार के सदस्य कोई खड़ा होगा तो उनके सामने चुनाव लड़वाया जा सकता है।